मेरी भाभी बहुत सुंदर थी, जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। शादी को अभी 1 ही साल हुए थे। इस बीच मेरी भाभी कई बार अपने मायके जा चुकी थी। मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही भाभी का मायका था। भाभी का बार बार मायके जाना मुझे अजीब लगता। एक दिन मैंने भाभी से मजाक मजाक में पूछ लिया, भाभी आप हर 15-20 दिन पर किसी न किसी बहाने मायके चली जाती हो, आपका कोई चक्कर उक्कर तो नहीं है ना। मेरी भाभी इस बात पर मुस्कुरा गई और बोली, मायके में मेरी माँ बीमार रहती है, घर में कोई और नहीं। मेरे भैया भाभी इलाहाबाद में रहते हैं, उसे देखने वाला कोई नहीं है, इसीलिए बार बार जाना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा, समझी। मैं भाभी की बात को सच मान गई और मुंह से निकले शब्दों पर पछताने लगी। दिन भर मुझे लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी भाभी का दिल दुखाया। इसलिए शाम होते होते मैं भाभी के पास गई और उनसे माफ़ी मांग ली। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। मैं सुबह जल्दी ही सेंटर पर पहुंच गई। वहां मुझे भाभी के मायके की मेरी एक सहेली सुमन मिली। मैंने सुमन का फ़ोन नंबर लिया और उससे बोली कि अगली बार जब मेरी भाभी मायके जाएंगी तब मैं उसे कॉल करूंगी। सुमन जो मेरी पक्की सहेली थी, अब मेरी जासूस बन चुकी थी। मेरे एग्जाम खत्म हो गए थे। अब मैं घर से कहीं नहीं निकलती थी। घर में रहकर पढ़ाई करती और घर के कामों में भाभी का हाथ बटाती। एक दिन सुबह उठी तो देखा कि भाभी सज धज कर बिल्कुल तैयार हैं। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि रामपुर में उनकी माँ बीमार हैं, आज जा रही हूँ, कल शाम तक वापस आ जाऊंगी। कुछ देर में भाभी घर से बाहर निकली और ऑटो वाले को रोककर उसमें बैठ गई। उनके जाते ही मैंने अपनी जासूस सुमन को फोन लगाया और उससे उसकी ड्यूटी पर लगा दिया। सुमन मेरी भाभी के मायके की रहने वाली थी और भाभी के बिल्कुल पड़ोस में ही रहती थी। सुबह से शाम हो गई थी और इस बीच मैं लगातार सुमन से संपर्क में बनी हुई थी, लेकिन भाभी अपने घर पहुंची ही नहीं थी। तब मैंने भाभी के नंबर पर फोन किया। भाभी ने फोन उठाया और बोली, क्या बात है नूर, क्यों फोन किया, घर में सब ठीक तो है ना। मैं बोली, बस ठीक है, आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है भाभी। भाभी बोली, डॉक्टर के यहाँ ले गई थी, दवाइयाँ दी है, फिलहाल माँ ठीक है, कल शाम तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी नूर। भाभी की मीठी बातें सुनकर मुझसे ज्यादा देर न रहा गया। मैंने सीधा सवाल किया, भाभी तुम रामपुर में अपने घर पर ही हो ना अभी। भाभी झट से बोली, नूर तुम भी न हद करती हो, मैं और कहाँ जाऊंगी बताओ तो। ठीक है भाभी, आप अपना ख्याल रखना, कहकर मैंने फोन काट दिया। भाभी का फोन कटते ही मैंने सुमन को फिर से फोन लगाया और बोली, सुमन तू मेरी भाभी का घर ही जानती है या फिर मुझे बेवकूफ बना रही है। सुमन ने कहा, नूर मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूंगी, तेरी भाभी खुशबू का घर मेरे घर के बगल में ही है, मैं बचपन से जानती हूँ उन्हें। तेरी भाभी के पापा जाकिर हुसैन स्कूल के प्रिंसिपल रह रहे हैं, पूरा रामपुर जानता है उनका घर। सुमन का फोन कटने के बाद मैं और ज्यादा बेचैन हो गई। मैंने सोचा कि भैया को फोन लगाकर उन्हें अभी भाभी के मायके भेज दूं, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर सुमन गलत साबित हुई तो भाभी की नजर में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। रात 10 बजे भैया अपने काम से घर लौटे। भाभी घर में रहती तो भैया को रात का खाना वही परोसती। भाभी के न रहते मुझे ही खाना बनाना पड़ता और घर वालों को परोसना पड़ता। भैया ने आते ही मुझसे पूछा, नूर अम्मी अब्बू को खाना खिला दिया तूने? तेरी भाभी रहती है तो इन सब बातों का ख्याल अच्छे से रखती है। मैंने कहा, अम्मी अब्बू खाए नहीं हैं अभी, वो बोले कि सलमान आएगा तो एक साथ ही खाना खाएंगे। आप अम्मी अब्बू के कमरे में बैठो, मैं वहीं दस्तरखान लगाती हूँ। भैया अम्मी अब्बू के साथ दस्तरखान पर बैठे हुए थे। मैं गरम गरम रोटियां लाकर दे रही थी। इसी दौरान मैंने भैया से कहा, भैया भाभी बड़ी सुंदर रोटियां बनाती हैं, लेकिन मेरे हाथों से हमेशा जल ही जाती है। आपकी बात हुई क्या भाभी से?
भैया बोले, हाँ, तेरी भाभी से अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई है मेरी। सासू माँ बीमार हैं, आज दवाई दिलाई है उसने, कल शाम तक घर आ जाएगी। मैंने कहा, भैया ये कितनी गलत बात है ना कि भाभी के 2 भाइयों के होते हुए भी बूढ़ी माँ को गांव में अकेले छोड़ रखे हैं। अपनी बूढ़ी माँ का देखभाल करना उन लोगों का फर्ज बनता है कि नहीं? कब तक भाभी परेशान होती रहेंगी? भैया ने कहा, नूर तू कब से इतना समझदार हो गई है? वैसे मैं इस विषय पर तेरी भाभी से बात कर चुका हूँ। वो कहती है कि उसकी माँ ही इलाहाबाद नहीं जाना चाहती, वो अकेले रामपुर में रहती हैं क्योंकि वहीं उनका दिल लगता है। वो रामपुर में ही आखिरी समय बिताना चाहती हैं। तो इसमें कोई क्या करे? उनके दोनों बेटे उन्हें अपने साथ शहर में रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहती। मेरी सास के पास बहुत रुपया है नूर। पिछले महीने मुझे अपने बिजनेस के लिए रुपयों की जरूरत थी। मैं बहुत परेशान था। मैंने सास से बोला कि उन्हें झट से मुझे 7 लाख रुपया निकाल के दे दिए। मेरे ससुर जाकिर हुसैन स्कूल के प्रिंसिपल थे और मेरी सास भी अच्छी पोस्ट से रिटायर हुई थी। मोटा पेंशन मिलता है उन्हें। उनके दोनों बेटे बहू अपनी अपनी जगह खुशहाल हैं। दोनों बेटे तो सरकारी नौकरी में हैं और इलाहाबाद वाले साले साहब ने तो बहुत आलीशान घर बनाया है, लेकिन सासू माँ वहाँ भी नहीं जाती। कहती हैं कि इतने बड़े घर में दम घुटता है उनका। मैं समझ गई कि भाभी के बार बार मायके जाने से भैया को कोई दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि भैया जब भी अपने बिजनेस के लिए अपनी सास से रुपया मांगते हैं वो झट से उन्हें रुपया दे देती हैं। ये अलग बात है कि भैया अपना काम निकाल कर उन्हें रुपया लौटा देते हैं। सास और दामाद के बीच इस तरह का लेन देन चलता रहता है। इसीलिए भाभी जब मर्जी अपना मायके चली जाती हैं और भैया को कोई दिक्कत भी नहीं होती। भैया और भाभी एक ही कॉलेज में थे। दोनों में प्यार हुआ और घर वालों ने भी अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों की शादी करवा दी। वरना भाभी के अमीर घर वाले के आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। लेकिन यह कैसा प्यार है कि शादी के 3 साल में ही मन भर गया और इधर उधर मुंह मारने लगे। सबको खाना खिलाकर मैं सोने चली गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर भाभी रामपुर में माँ के पास नहीं है तो वो कहाँ है। मैंने एक बार फिर सुमन को फोन लगाया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह मैं उठी ही थी कि मेरे फोन की घंटी बजी। सुमन का फोन था। मैं उससे कुछ कहती कि वो बोल पड़ी, नूर तेरी भाभी अभी अभी ऑटो से उतरकर अपनी माँ के घर में दाखिल हुई हैं। सुमन से यह खबर सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मैं समझ गई कि भाभी रात भर कहीं और थीं और सुबह अपने घर पहुंची हैं ताकि वो अपने झूठ पर पर्दा डाल सके। भाभी अब भैया को फोन करेंगी और अपनी माँ से बात कराएंगी ताकि भैया को किसी तरह का कोई शक न हो। मैं कमरे से बाहर निकली और सुबह का नाश्ता तैयार करने में जुट गई। भैया नाश्ते पर बैठे ही थे कि उनके फोन पर भाभी का फोन आ गया और भाभी ने अपनी माँ से भैया की बात कराई। नाश्ता कर भैया अपने काम पर चले गए। दिन का खाना बनाकर मैं भी अपने पढ़ाई में लग गई। दोपहर में थोड़ी आंख लगी ही थी कि सुमन का फोन आ गया। वो बोली कि भाभी अभी अभी वहां से निकली हैं। शाम 4 बजे तक भाभी घर पहुंच गई और अम्मी अब्बू से मिलने के बाद सीधे मेरे पास आई और बोली, नूर आजकल तुम्हें मेरी बड़ी चिंता होती है। कल तुमने फोन किया तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोली, आपकी अम्मी की तबीयत अब कैसी है भाभी? वो बोली, अभी तो ठीक है। भाभी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने बेड पर पड़े भाभी के चरित्र का विश्लेषण करने में लग गई। कैसी बदचलन औरत है भाभी। मेरी बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है भाभी ने। मेरे शरीफ भैया के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही हैं ये औरत। भाभी ने भैया से लव किया था, लेकिन क्या लव ऐसा ही होता है? कैसी बदकिरदार औरत है मेरी भाभी जो भैया के सामने बड़ी नेक बनती है। मैं भाभी के चेहरे से नकाब उतार कर फेंक देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास
भाभी के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं था, इसीलिए मैं खामोशी के साथ वक्त का इंतजार करने लगी। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि सुबह सुबह भाभी फिर से मायके जाने के लिए तैयारी कर रही थी। मैं भाभी से बोली, भाभी कब तक वापसी आओगी? भाभी बोली, कल दोपहर तक आ जाऊंगी। वो क्या है कि मम्मी के खाते में उनकी पेंशन आई हुई है, वो बीमार हैं तो रुपये निकालने मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं बोली, ठीक है भाभी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं रात का खाना बना लूंगी। भाभी के निकलते ही मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, शाम तक आ जाऊंगी। और स्कूटी स्टार्ट कर मैं भी भाभी के ऑटो के पीछे निकल पड़ी। रामपुर की दूरी 10 किलोमीटर ही थी, लेकिन ट्रैफिक और सड़क खराब होने की वजह से 1 घंटा लग जाता था। भाभी रामपुर के रास्ते पर थी तो मुझे लगा कि मैं पीछा कर रही हूँ। भाभी को इस बात का शक तो नहीं हो गया है। तभी भाभी का ऑटो हजारीबाग की ओर मुड़ा और कुछ ही देर में एक पुराने मकान के गेट के सामने जाकर रुक गया। ऑटो वाले को किराया देने के बाद भाभी सीधे उस घर में दाखिल हो गई। घर के बाहर लगी टूटी फूटी नेम प्लेट पर लिखे नाम को गौर से पढ़ा तो शाकिब अली लिखा हुआ था। मैं हेलमेट लगाई हुई थी। वापस मुड़ी और अगले 1 घंटे में मैं घर पहुंच गई। रात को सभी को खाना खिला देने के बाद मैं भैया से बोली, भैया भाभी से बात हुई आपकी? भैया ने कहा, हाँ शाम को बात हुई थी, अभी खाने के बाद एक बार और बात। वैसे तुझे आजकल अपनी भाभी की बड़ी चिंता होती है। भैया की बात सुनकर मैं कुछ बोलती कि मेरी माँ बोल पड़ी, सलमान बेटा तू तो दिन भर घर में रहता नहीं, यही दोनों नंद भौजाई सगी बहनों की तरह घर में रहती हैं, दोनों के बीच बहुत प्यार है, देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तेरी बीवी खुशबू आज सुबह ही नूर के रिश्ते की बात कर रही थी मुझसे, तुझे भी तो बताया होगा ना उसने? भैया बोले, हाँ खुशबू के इलाहाबाद वाले भैया के एक साला है कबीर, यही हजारीबाग में रहता है, अभी 1 साल पहले ही रेलवे में ज्वाइन हुआ है, उसी से नूर के रिश्ते की बात कर रही थी खुशबू। सभी को खाना खिलाकर मैं अपने कमरे में आ गई और बेड पर गिरकर सोचने लगी। मैं भाभी के रिलेशन में कभी शादी नहीं कर सकती, वो औरत बदचलन है। अपने परिवार में रिश्ता जोड़कर भाभी अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहती हैं, और कहीं यह कबीर ही तो नहीं जिसके साथ भाभी का चक्कर चल रहा है, क्योंकि भैया ने बताया कि कबीर हजारीबाग का रहने वाला है। यह सब सोचकर मैं भाभी को कोसे जा रही थी और मुझे भैया पर बेइंतहा तरस आ रहा था कि वो जिस औरत पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं वो औरत तो छिपी हुई नागिन है। सुबह हुई तो सुमन का कॉल आया कि उसकी भाभी अभी अभी अपनी माँ के घर पहुंची है, और हर बार की तरह भैया के फोन पर भाभी का फोन आया। भैया ने अपनी सास से बात की और पता चला कि भाभी दोपहर तक घर पहुंच जाएंगी। धीरे धीरे सप्ताह गुजर गया। इस बीच घर में मैं भाभी के साथ पहले जैसा ही बर्ताव करती, ताकि उन्हें जरा भी शक न हो कि मैं उनके गहरे राज जान चुकी हूँ। एक दिन मैं घर से बहाना बनाकर निकली और सीधे हजारीबाग उसी जगह पहुंची जहां मैंने पिछले बार भाभी को जाते हुए देखा था। मैं उस मकान के सामने के किराने की दुकान पर गई और हेलमेट सर पर लगाए हुए दुकान वालों से बोली, अंकल क्या कबीर जी इसी मकान में रहते हैं? दुकानदार बोला, इस मकान में तो कबीर नाम का कोई नहीं रहता, लेकिन इस गली में बहुत से लोग रहते हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता। मैं बोली, एड्रेस तो यही दिया था और शाकिब अली का घर बताया था। दुकानदार बोला, शाकिब मियाँ तो 3 साल पहले ही गुजर चुके हैं। मैंने और ज्यादा सवाल नहीं किया और वापस घर आ गई। मैंने कसम खाई कि मैं इस बार भाभी के रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक दिन सुबह उठी तो मुझे भैया से मालूम हुआ कि
घर में इलाहाबाद से भाभी के कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। भाभी भी बड़ी खुश नजर आ रही थी और भैया भी सुबह से बिजी थे। 10 बजे तक घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। भाभी के इलाहाबाद वाले भैया और भाभी आए हुए थे, साथ में कबीर नाम का लड़का भी था। सभी मुझे देखने आए थे। मैं मन ही मन बहुत गुस्सा हुई। एक बार तो लगा कि भैया को अभी सारी बात बता दूं, फिर कुछ सोचकर रुक गई। गुस्से को काबू कर मैंने सभी के साथ नॉर्मल बर्ताव करने का मन बना लिया। आखिर शादी तो करनी नहीं थी, क्यों न कबीर को थोड़ा टटोल कर देखूं कि वो मेरे लिए यहाँ आया है या मेरी भाभी के साथ अपने नाजायज रिश्ते पर नए रिश्ते का कवच चढ़ाने यहाँ आया है। मैं कबीर के सामने बैठी थी। वो मुझे देखे जा रहा था, लेकिन मैं उसकी नजरों को बर्दाश्त करने को मजबूर थी। अकेला होता तो मैं उसकी गिद्ध जैसी आंखों को नोच लेती। भाभी बड़ी जोश के साथ सभी मेहमानों की आओ भगत में लगी हुई थी। रिश्ता उनकी भाभी के भाई का था, लेकिन इस वक्त वो लड़की वालों की तरफ से ही थी। कबीर को देखकर मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरी भाभी का आशिक न होता तो लड़का बुरा नहीं था। सुंदर, गठीला और कामयाब लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। मेरे घर वालों को तो यह रिश्ता बहुत पसंद आया। सभी शादी के लिए राजी थे, लेकिन भैया ने समझदारी दिखाई और बोले कि लड़की का ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद ही शादी की तारीख तय करेंगे। मेरी ग्रेजुएशन में अभी 1 साल का वक्त था। मैंने राहत की सांस ली। भाभी के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने के लिए इतना वक्त काफी था। कबीर के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे और कबीर भी मेरे नंबर पर लगातार कॉल करने लगा। मैं उससे बात कर लेती ताकि मैं उसकी मनसा बखूबी जान सकूं। इस बीच कबीर मुझसे कई बार बाहर मिलने की जिद करता। मुझे उसकी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को जाहिर न होने देती और हर बार टाल जाती। मैं इस ताक में थी कि एक बार मैं इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ लूं। कुछ दिन बीते। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और इस बरसात में भाभी के अंदर की हवस की आग भड़क उठी थी। शायद इसीलिए भाभी ने मायके जाने की तैयारी कर ली थी। बड़ी देर तक इंतजार के बाद जब कोई ऑटो वाला नहीं मिला तो मैं भाभी से बोली, भाभी आज बारिश की वजह से शायद कोई ऑटो वाला तैयार नहीं हो पाएगा, इसीलिए आज मत जाइए। मौसम ठीक हुआ तो कल चले जाना। भाभी ने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर आज ही निकलना है। बड़ी मुश्किल से उन्हें एक ऑटो मिला और वो निकल गई। भाभी के घर से निकलते ही मैं भी कॉलेज का बहाना बनाकर घर से निकल गई। भाभी के कुकर्मों को अपने आंखों से देखने वाला एक गवाह तो हो मेरे साथ, इसीलिए मैंने सुमन को पूरी बात बता दी थी और उसे हजारीबाग में ही बुला लिया था ताकि मैं अकेले न पड़ जाऊं। हल्की बारिश के बावजूद सही समय पर और बताई गई जगह पर सुमन मुझे मिल गई। मुझे मेरी इस सहेली पर नाज था जिसे मैं अपना मानती थी, वो चुड़ैल निकली और सुमन जो मेरी अपनी नहीं थी वो इस वक्त मेरे लिए जान हथेली पर रख कर आ गई थी। अब स्कूटी पर सुमन और मैं भाभी को ऑटो का पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर में ही भाभी का ऑटो उसी पुराने मकान के आगे रुका। भाभी मकान के अंदर दाखिल हुई। भाभी के अंदर दाखिल होते ही मैं और सुमन भी मकान तक पहुंच गए, लेकिन तब तक मेन गेट बंद हो गया था। मकान की बाउंड्री जर्जर हालत में थी। थोड़ी सी कोशिश में हम उस दीवार को फांदकर घर के अंदर दाखिल हो सकते थे। मैंने सुमन को गेट पर ही रुकने का इशारा किया और अपने मोबाइल से भैया को मैसेज टाइप कर दिया, भैया मैंने आपको लोकेशन सेंड किया है, आप इसी लोकेशन पर जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाएं। आपके लिए यहाँ एक बड़ा सरप्राइज है। मैं डर रही थी यह सोचकर कि कबीर जैसे मुस्टंडे ने मुझ पर हमला कर दिया तो उस चुड़ैल को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगी, लेकिन कबीर को नहीं। इसीलिए बाउंड्री से अंदर दाखिल होते हुए मैंने सुमन से कहा कि वो गेट पर ही रुके और जैसे ही मेरी चीख सुने
वैसे ही गली में शोर मचाना शुरू कर दे ताकि वहां भीड़ जमा हो जाए। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर से यह कोई बहुत पुराना भूत बंगले टाइप वाला मकान लग रहा था। एक छोटी गैलरी के बाद मुझे एक ठीक ठाक कमरा नजर आया। मैं धीमे कदमों से कमरे के तरफ पहुंच गई। मैं धीमे कदमों से कमरे तक पहुंच गई, लेकिन तभी भाभी को कमरे से बाहर निकलते देखा तो मैं डर गई और मेरे पैरों से लगकर वहां रखा गमला नीचे गिर गया। मुझे वहां देखकर भाभी चौंक गई और बोली, नूर तुम यहाँ कैसे? मैं भी अपने गुस्से को काबू न कर पाई और बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ। गेट पर मेरी सहेली खड़ी है और भैया भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मैंने उन्हें लोकेशन सेंड कर दिया है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है भाभी। निकालो उस गुंडे को बाहर जो मेरा शौहर बनने निकला था। तुम दोनों ने भी गजब की प्लानिंग की थी, लेकिन मैं तुम्हारी इस खौफनाक प्लानिंग को बहुत पहले ही समझ गई थी। भाभी के चेहरे के रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वो बोली, नूर तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अंदर कबीर नहीं, मेरी बूढ़ी माँ है। अंदर आओ और खुद देख लो। मैं गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो खुशबू, तुम्हारी माँ तो रामपुर में रहती है। भाभी कुछ कहती इससे पहले सुमन भी वहां पहुंच गई। सुमन को देखकर भाभी और भी हैरान हो गई। वो बोली, दोनों अंदर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम दोनों डरते डरते कमरे में पहुंचे तो देखा कि बेड पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, जिसे देखकर हम दोनों का गुस्सा खत्म हो गया। मैं कुछ बोलती तभी भाभी ने कहा, इस माँ ने मुझे जन्म दिया है और रामपुर वाली माँ ने मुझे पाला है। हम 5 बहनें हैं। मेरे अब्बू शाकिब अली रामपुर में जाकिर हुसैन के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। जाकिर हुसैन के एक के बाद 1-2 लड़के ही पैदा हुए और इधर मेरे अम्मी अब्बू के भी 5 लड़कियां हो गई। जब मेरी ये माँ 6ठी बार प्रेग्नेंट हुई तो जाकिर हुसैन की बीवी यानी कि मेरी रामपुर वाली माँ ने मेरे अब्बू से कहा कि अगर इस बार भी उनके यहाँ बेटी हुई तो वो जन्म होते ही उस बच्ची को उनके हवाले कर देंगे। रामपुर में उस बच्ची की अच्छी परवरिश होगी। यह सोचकर मेरे माँ बाप राजी हो गए और मेरे जन्म के साथ ही मुझे रामपुर में जाकिर हुसैन के हवाले कर दिया गया। जैसे मेरे माँ बाप ने सोचा था, मेरी परवरिश उससे भी अच्छी माहौल में हुई। 3 साल पहले जब तुम्हारे भैया से मेरी शादी हुई तब तक मैं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन 2 साल पहले मुझे पैदा करने वाले मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। तब मुझे माँ ने बताया कि वो मेरी असली माँ नहीं है। रामपुर वाली मेरी माँ इतनी महान औरत है कि वो अब तक मेरे इस माँ की देख रेख का पूरा खर्च उठाती आई हैं। एक परमानेंट मेड यही माँ के साथ ही रहती है, जो बेटी की तरह मेरी माँ की देखभाल करती है। उस मेड के बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका पूरा खर्च रामपुर वाली मेरी माँ उठाती है। 10-15 दिनों पर जब वो मेड अपने घर जाती है तब माँ की देखभाल के लिए मुझे इसके पास आना पड़ता है। कई बार सोचा कि तुम्हारे भैया को सब सच बता दूं, लेकिन हिम्मत ना कर पाई और सोचा कि जब माँ का इंतकाल होगा तब बता दूंगी। थोड़ी देर में भैया भी लोकेशन पर पहुंच चुके थे और उन्हें पूरी बात की जानकारी मिल चुकी थी। भैया ने भाभी को गले से लगा लिया। भाभी ने मेरी इस गलती को माफ कर दिया और भैया को भी यह भनक न लगने दी कि भाभी का पीछा करते हुए उनके घर पहुंच गई थी। मैं भाभी के घर में ही बैठी थी कि कबीर का कॉल आया। मैं फोन लेकर बाहर निकल आई और बोली, हेलो कबीर, तुम कहाँ हो? कबीर बोला, मैं तो यही हूँ हजारीबाग में। तुमसे कहता हूँ कि स्कूटी से कभी इधर भी आ जाया करो, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं बोली, एड्रेस और लोकेशन सेंड करो, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे फ्लैट पर पहुंच रही हूँ। हजारीबाग में शाम तक रुक कर भैया घर चले गए।
सुमन अपने घर फोन कर हजारीबाग में भाभी के पास ही रुक गई और मैं भाभी को बताकर कबीर के फ्लैट पर पहुंच गई। उसके 3 महीने बाद ही मेरे और कबीर की खूब धूमधाम से शादी हो गई। आज मैं कबीर के साथ बहुत ही खुश हूँ। कबीर मुझसे बहुत प्यार करता है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी